चलो ठीक है, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। कॉपी और पेन अपने साथ लेके चले, ठीक है। जो जो चीजें मैं बताते चलूं कि भैया ये स्टार मार में करना है, वो चीजें आप स्टार मार में करते जाइएगा, ठीक है। देखिए कुलीन द राजवंश पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए लास्ट टाइम पे जो मैंने बताया था आपको, वो बताया था कि कुलीनों का एक इंट्रोडक्ट करवाया था कि किसने क्या कह रखा है, किसने क्या कह रखा है, ठीक है। ये चीजें हम थे और हमने साहित्य जाना इनका, और लगभग हमने कुलीनों का एक इंट्रोडक्ट देख लिया कि कहां पे हमें इनके बारे में जानकारी मिली। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलने के साथ देखिए जिस टाइम पे कुलीनों का जो इतिहास है वो 3 चरणों में बांटा जाता है, ठीक है। 3 चरण इसके हैं। 3 चरण में पहला चरण है 1000 ईस्वी पूर्व से 5वीं 6वीं ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, ईस्वी पूर्व तक। दूसरा चरण इसका है 5वीं 6वीं ईस्वी पूर्व से 2री 3री ईस्वी पूर्व तक। और फाइनल जो चरण है वो है 2री 3री ईस्वी पूर्व से 2री 3री ईस्वी तक। लास्ट वाला 2री 3री ईस्वी पूर्व से 2री 3री ईस्वी तक है। ये सब नोट करके चले। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन 3 चरणों में कहां पे कुलीनों के बारे में हमें सबसे अहम जानकारी मिलेगी और कहां पे कुलीनों के बारे में इन 3 चरणों में हमें जानकारी नहीं मिली है। ये 3 चरणों में हम कुलीनों को पढ़ेंगे। पहला चरण 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। दूसरा 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। और फाइनल जो होगा वो 2री 3री ईस्वी पूर्व से 2री 3री ईस्वी के बीच होगा कुलीनों का जो काल टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले चलते हैं पहले चरण की ओर, 1000 ईस्वी पूर्व से 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की ओर, ठीक है। इससे पहले थोड़ा हम जान ले। देखिए इस काल में कहा गया है कि कुलीनों का जो पहला चरण है, और इस चरण में 1000 ईस्वी पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, इस काल में कह रखा कि इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी जो दे रखी है वो महाभारत ने दे रखी है। इस काल में सबसे ज्यादा जो जानकारी मिल रखी है कुलीनों के बारे में वो मिल रखी है महाभारत से, ठीक है। देखिए इस काल में महाभारत कहती है कि कुलीनों के साथ साथ जो कुलीन जनपद थे, इस काल में देखिए 1000 ईस्वी पूर्व से 5वीं 6वीं ईस्वी पूर्व के बीच में जो महाभारत है वो ये कहती है कि यहाँ पे कुलीनों के साथ साथ, ठीक है, किरात, खस, तगड़, पर तगड़, ये महाभारत कह रही है। महाभारत क्या कह रही है? जो कुलीनों का जो 3 चरण है, इसमें पहला चरण जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में, 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में, महाभारत कहती है कि इस टाइम पे हमें कुलीनों के साक्ष्य तो मिलते ही है, इनके जनपद तो मिलते ही है, साथ में जो इनके जनपद थे वहां पे किरात, खस, तगड़ और परतगड़ भी उनके जनपद के अंतर्गत क्या करते थे? निवास करते थे। यानी कि सपोज करिए जैसे उत्तराखंड है, अगर हम उत्तराखंड को माने इस स्थिति में ले जाते हैं, ठीक है, अगर इस कंडीशन में पूरे उत्तराखंड में अगर जो हमारे कुलीन है वो राज कर रहे हैं, तो पूरे उत्तराखंड में महाभारत का कहना है कि सिर्फ कुलीन ही नहीं थे, सिर्फ कुलीन ही नहीं थे पूरे उत्तराखंड में, उनके साथ साथ किरात, खस, तगड़ और परतगड़ थे। यानी कि कुलीनों के साथ साथ इन जनजातियों का भी क्या था? अस्तित्व था। ये आदिम जनजाति रही है उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महाभारत ने कह रखा है। दूसरा, महाभारत जो है अपना जो महाभारत है, महाभारत ने कुलीनों को द्विज कहा है, ठीक है। महाभारत ने अपने जो मतलब महाभारत की जो हम पढ़ेंगे या महाभारत जो जानकारी देगी हमें, महाभारत में कुलीनों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग हो रखा है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सका है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महाभारत ने कुलीनों के लिए कौन से शब्द का यूज कर रखा है? उसमें ऑप्शन भी आया था, द्विज ऑप्शन भी था। मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस टाइम पे कुलीनों के लिए महाभारत ने द्विज शब्द का क्या कर रखा है? प्रयोग कर रखा है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा, महाभारत कह रही है कि इस काल में यानी 1000 ईस्वी पूर्व से 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में कुलीनों के जनपद में किरात, खस, तगड़ और परतगड़ भी इनके साथ क्या करते थे? रहते थे। यानी कि यहाँ पे
स्टार्टिंग में महाभारत में कहा गया है, स्टार्टिंग में कुलिंदों का हल्का फुल्का एक फ्रीडम थे। बाद में क्या हुआ, इनका एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था सुबाहु, ठीक है, जिसका नाम था सुबाहु। देखिए मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्ट करवा रखा है सुबाहु के बारे में। तो महाभारत में कह रखा है कि सुबाहु जो था वो इस काल में पांडवों के क्या था, पक्ष से लड़ा था, यानी कि पांडवों की इसने मदद की थी, ठीक है, उस युद्ध में पांडवों की मदद की थी। तो इस प्रकार से महाभारत में सुबाहु का उल्लेख हो रखा है और सुबाहु का संबंध सीधे किस राजवंश से जोड़ रखा है, कुलिंद राजवंश से जोड़ रखा है। देखिए इस टाइम पीरियड पे हमें सिर्फ एक ही कुलिंद शासक का नाम मिलेगा, वो कौन होगा, सुबाहु। और वो भी नाम कैसे मिलेगा, क्योंकि सुबाहु ने पांडवों की मदद कर रखी थी, ठीक है, इनके पक्ष से लड़ा था और इसने पांडवों की मदद की थी, ठीक है। तो कहा जाता है कि महाभारत ने इसलिए सुबाहु का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है। इसके अलावा इन 400 सालों में, इसके अलावा इन 400 सालों में महाभारत ने किसी अन्य कुलिंद शासक का उल्लेख नहीं कर रखा है। तो प्रथम चरण में हमें देखने को मिल रहा है इनके कि प्रथम चरण में इनके साथ किरात, खस, तगड़ और परतगड़ भी जो थे वो इंक्लूड थे, यानी वो भी इनके साथ रहते थे। साथ ही इस काल में जो 400 साल का ये काल चल रहा है, इस काल में जो महाभारत में पांडव थे, पांडवों की मदद की थी किसने, कुलिंद राजा सुबाहु ने। इसलिए महाभारत में क्या हो रखा है, सुबाहु का उल्लेख हो रखा है। यानी कि हमें यहां से इंडिकेट मिलता है कि इस टाइम पीरियड पे कुलिंदों का क्या था, अस्तित्व था। वो अस्तित्व कैसे था, प्रूफ कैसे हो रहा है, क्योंकि सुबाहु का संबंध किससे जोड़ रहे हैं ये लोग, कुलिंदों से जोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें कंफर्म हो जाता है कि महाभारत काल से ही जो कुलिंद थे उनका अस्तित्व था, ठीक है। देखिए इसके बाद आगे चल के 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व का जो समय पीरियड था इनका, इस बीच में देखिए ये थे जरूर, इस बीच में क्या था आपको पता होगा, हमारा मौर्य काल आया और देन शुंग काल आया, 2 काल आए। इस बीच में भारत में केंद्रीकरण, जो भारत में केंद्रीकरण थी उसकी और इन 2 राजवंशों ने क्या किया, कदम बढ़ाए। कौन कौन से, मौर्य राजवंश और शुंग राजवंश। आपको पता होगा कि मौर्य राजवंश ने पूरे भारत में सबसे पहले केंद्रीकरण का पहला जिम्मा उठाया था, ठीक है। मौर्य राजवंश ने पूरे भारत में सबसे पहले केंद्रीकरण का जिम्मा उठाया था, यानी कि ये पूरे भारत के भूभाग को अपने अंडर में लेना चाहते थे। कौन से टाइम पीरियड पे, ये वाले टाइम पीरियड पे, जो दूसरा टाइम पीरियड बता रहा हूं, 5वीं 6वीं ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व के बीच में, ये कुलिंदों का दूसरा चरण था। इस चरण में मौर्य और शुंगों ने क्या किया, पूरे भारत को केंद्रीकरण करने का क्या किया था, एक जिम्मा उठाया था। कहा गया है कि इस काल में, देखिए कहा गया है कि इस काल में, ठीक है, मौर्य जो थे इन्हें केंद्रीकरण किया था। और इस काल में जो कुलिंद थे, इस काल में जो कुलिंद थे, सिर्फ इस काल में कुलिंदों का उल्लेख जो अष्टाध्यायी बुक है, ठीक है, जो अष्टाध्यायी बुक है पाणिनि ने लिखा है, पाणिनि ने इस टाइम पे कुलिंदों का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है अपने अष्टाध्यायी बुक में। किस टाइम पीरियड पे, इनका दूसरे चरण पे। और दूसरा चरण कब से चल रहा है, 5वीं 6वीं ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व के बीच में। यहाँ पे जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी बुक लिख रखी है उसमें कुलिंदों का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है। इनने इनके जनपदों का उल्लेख कर रखा है इसमें। साथ ही इस काल में जो एक काल था 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व का, इस बीच में कुलिंदों की राजधानी कालकूट बताई गई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जब दूसरा चरण चल रहा था 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में, इस बीच में सिर्फ एक बुक हमें कुलिंदों के बारे में, ठीक है, जानकारी देती है। उस बुक का नाम है अष्टाध्यायी और वो लिखी गई है किसके द्वारा, पाणिनि द्वारा, ठीक है। वो इस बीच में कुलिंदों का उल्लेख करते हैं, कुलिंद जनपदों का उल्लेख करते हैं। और इस टाइम पीरियड पे ये लोग जो कुलिंद थे उसकी राजधानी कालकूट बताते हैं। और इस टाइम पे ये कुलिंदों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बताते हैं। याद रखिएगा ये टाइम पीरियड था जो दूसरा चरण, इस टाइम पे कुलिंदों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बताते हैं ये लोग, ठीक है। साथ ही देखिए मैंने आपको 2 टाइम पीरियड पढ़ाए। पहले टाइम पीरियड में महाभारत इंक्लूड थी और उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि महाभारत इनके बारे में जानकारी दे रही है। दूसरे टाइम पीरियड पे जो अष्टाध्यायी बुक है, ठीक है, जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है, वो बुक हमें इनके बारे में क्या दे रही है, जानकारी दे रही है।
तीसरा जो टाइम पीरियड रहेगा इनका, तीसरे टाइम पीरियड में हमें इनके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कौन देगा? इनकी मुद्रा है। तीसरे टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा इनके बारे में हमें जानकारी देगी इनकी मुद्रा है। यानी कि जो तीसरा चरण था इनका, दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी तक, एडी तक, यानी ये टाइम चलेगा बीसी से एडी तक। आप एक ही ना माने, आप बोलेंगे कि सर आपने भी यहाँ 2-3 लिख रखा है और आगे भी 2-3 लिख रखा है, ठीक है। ये दूसरी तीसरी ईस्वी शताब्दी ईस्वी पूर्व है और ये दूसरी तीसरी ईस्वी है, ठीक है। मैं ईस्वी पूर्व नहीं कह रहा हूँ, ईस्वी कह रहा हूँ। इस टाइम पीरियड पे कहा गया है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा कि जो कुलिंद थे इस टाइम पीरियड पे अपने स्वतंत्र अस्तित्व में थे। समझ रहे हो आप? 3 चरण मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। इस चरण में जो कुलिंद थे वो अपने चरण पे थे। सपोज करिए जब आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करेंगे, वहां पे उत्तराखंड का इतिहास से संबंधित भी टॉपिक रखा गया है। 200 का वो पेपर होता है मेंस में, वहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुलिंदों को 3 टाइम या 3 चरणों में बांटा गया है। उनका जो तीसरा चरण था दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी तक, इसका उल्लेख करें। तो उस टाइम पे आपके पास क्या होगा कि इस टाइम पे कुलिंद जो थे अपने स्वतंत्र अस्तित्व पे थे और इस टाइम पे इनके बारे में जानकारी देने का सबसे सही जो माध्यम था इनकी मुद्राएं थे और इस टाइम पे ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व में थे। सबसे महत्वपूर्ण है, इस टाइम पे ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व में थे और इस टाइम पे इनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति, ठीक है। इस टाइम पे जो इनका सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति, वो भी इसी टाइम पीरियड पे था। आगे देखिए मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 3 चरण में आपने देखा, पहले चरण में महाभारत इनके बारे में जानकारी दे दी है, दूसरे चरण में अष्टाध्यायी जानकारी दे दी है और तीसरे चरण में सबसे ज्यादा जानकारी कौन दे दी है? इनकी मुद्रा है, ठीक है। देखिए जो पहला चरण था, जो पहले किसी भी शासक ने अपनी मुद्राएं नहीं चलाई है, तो इस टाइम पे जो कुलिंद थे वो गणतंत्र यानी कि गणतंत्र व्यवस्था, जो गणतंत्रात्मक है, गणतंत्र व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था का पालन करते थे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने टाइम पीरियड पे गणतंत्र व्यवस्था को फॉलो किया था? ऑप्शन ए कुलिंद, ऑप्शन बी कत्यूरी, ऑप्शन सी चंद, ऑप्शन डी पंवार। ऐसे आयोग क्वेश्चन बना सकता है। देखिए जो क्वेश्चन बना सकता है वो मैं आपसे यही हिंट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से सबसे टफ क्वेश्चन क्या बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राजवंश था जिसने अपने प्रारंभिक शासनकाल के दौरान गणतंत्र व्यवस्था जो थी उसको सुचारू रूप से क्या किया? जारी रखा। ऑप्शन ए कुलिंद, ऑप्शन बी कत्यूरी, ऑप्शन सी चंद, ऑप्शन डी आपके सामने क्या होगा? पंवार होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं कि कुलिंदों ने अपने प्रारंभिक दौर पे गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी, गणतंत्र जो व्यवस्था थी, उसका क्या किया? फॉलो किया। इसीलिए ज्यादातर विद्वान कहते हैं कि जब इन्होंने गणतंत्र व्यवस्था का फॉलो किया होगा, इसीलिए इनके किसी शासकों ने इनकी मुद्राओं में नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है। दूसरे चरण में कहा गया कि इस चरण में ऑलरेडी मौर्य और जो शुंग थे वो केंद्रीकरण कर रहे थे, तो इस टाइम पीरियड पे शुंग और मौर्यों के द्वारा हस्तक्षेप करने की वजह से भी इनका कम अस्तित्व देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो अस्तित्व मिलता है इनका वो दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी के बीच में जो कुलिंद है उनका सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें, मतलब उनका सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी मुद्राएं और अभिलेख सबसे ज्यादा हमें क्या देंगे? प्रमाणित जानकारी देंगे इनके बारे में। तो पहला मैंने चरण बता दिया, दूसरा चरण बता दिया, तीसरे चरण की और हम लोग प्रस्थान करेंगे, ठीक है। तो तीसरा चरण में पर्टिकुलर इंडिकेट करके लिख रहा हूं, ठीक है, और आप लोग भी लिख लीजिए। यही चरण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी चरण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा अब ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब इनके चलते हैं दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी
ईस्वी के बीच में, ठीक है, दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी के बीच में, ठीक है। एक मिनट जस्ट मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूं। तीसरी ईस्वी के बीच में इनका समय पीरियड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसी समय पीरियड के बारे में जानेंगे और ये जो टाइम है जो मैं आपको बता रहा हूं दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी के बीच में, इस बीच में कहा गया है जो कुलिंद थे वो अपनी स्वतंत्र अवस्था में थे, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में थे और इसी टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा इनकी मुद्राएं मिली है और इसी टाइम पीरियड पे इनके सबसे ज्यादा शासक जो थे वो एक्टिव थे इसी टाइम पीरियड पे, ठीक है। देखिए इस टाइम पीरियड पे कह रहे हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा शिवदत्त, ठीक है, हरदत्त, अमोघ भूति, ठीक है, छत्रेश्वर, जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं पढ़ते हैं ना कुलिंद राजवंश में, जो आप छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं पढ़ते हैं वो इनका शासक था छत्रेश्वर, ठीक है, वो इनका शासक था छत्रेश्वर। तो इस काल में हमें बहुत सारे हैं लेकिन इंपोर्टेंट जो है वो ये 4-5 है, शिवदत्त, हरदत्त, अमोघ भूति और छत्रेश्वर। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ये भी पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले जान ले कि जो छत्रेश्वर था वो कुलिंदों का एक शासक हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अमोघ भूति, ठीक है, जो भी है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं दूसरी तीसरी ईस्वी पूर्व के बीच में इनका जो अस्तित्व था वो अपने स्वतंत्र अवस्था में थे ये लोग और इस बीच में इन्होंने जो मुद्राएं थी वो अत्यधिक मात्रा में क्या की थी, निकाली हुई थी, ठीक है। इनकी मुद्राएं जो थी वो 2 प्रकार की थी, एक ताम्र मुद्राएं थी, एक रजत मुद्राएं थी, ठीक है। 2 इनकी मुद्राएं थी, एक ताम्र और एक रजत। देखिए इनके जितने भी शासक हुए उन सब ने रजत की मुद्राएं निकाली। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आयोग, ठीक है, ये क्वेश्चन पे फोकस करिए। इनके जितने भी शासक थे उन्होंने ताम्र मुद्राएं निकाली लेकिन इनका एक शासक था कौन, अमोघ भूति। अमोघ भूति एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ताम्र और रजत की मुद्राएं निकाली। अमोघ भूति इनका एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ताम्र और रजत की मुद्राएं निकाली कुलिंद राजवंश में। और इसके अलावा अमोघ भूति के अलावा जितने भी शासक मिलेंगे आपको, जितने भी शासकों के मैं आगे मुद्राएं पढ़ाऊंगा उन सब ने अपनी मुद्राएं सिर्फ ताम्र में जो ताम्र मुद्राएं है ताम्र मुद्राएं चला रखी है। उनने किसी ने भी रजत की नहीं चला रखी है, उन सब ने ताम्र की चला रखी है। ताम्र और रजत प्लस चलाने वाला एकमात्र शासक होगा कुलिंदों का कौन, वो अमोघ भूति होगा। यहीं से हम जानेंगे आखिरकार अमोघ भूति ने, ठीक है, अब आखिरकार अमोघ भूति ने कुलिंद राजवंश में ताम्र और रजत की मुद्राएं क्यों चलाई होंगी। ये हम लॉजिक भी तो जानने की कोशिश करते हैं तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। अमोघ भूति ने अपने शासनकाल में क्या किया, यमुना और ब्यास की पर्वतीय घाटी थी, यहां से लोगों को यवनों की दास्ता से मुक्त करवाया, ठीक है। इसने क्या किया, यमुना और ब्यास की घाटियों से, ठीक है, इसके छोटे छोटे गणराज्य थे यौदुम्बर और यौधेय। ये 2 छोटे छोटे इसके समकालीन गणराज्य थे, यौदुम्बर और यौधेय। इन दोनों गणराज्यों को इसने यमुना और ब्यास पर्वतीय घाटियों से यवन की दास्ताओं से मुक्त करवा दिया। यानी कि ये लोग पहले क्या थे, यवनों के दास थे, जो यवन थे उनके दास थे। अमोघ भूति ने यवनों पर ढाबा करके इन क्षेत्रों में इनको स्वतंत्र किया और इस यमुना और ब्यास घाटी के क्षेत्रों में जो यवन थे वो ताम्र और रजत दोनों की मुद्राएं चलाया करते थे। समझ पा रहे हो ना आप? इस यमुना और ब्यास घाटी के क्षेत्रों में जो यवन थे वो क्या करते थे, रजत और ताम्र दोनों की मुद्राएं चलाया करते थे। तो अमोघ भूति ने देखा कि यहाँ पे जो यवन थे ताम्र और रजत दोनों की मुद्राएं क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जब ये यहाँ से जीत के आया तो इसके बाद जब अपने शासनकाल में आया, कहां पे, उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश पे जब आया है, अपने राजगद्दी पे जब आया तो इसने इसको आधार लेके अपनी राजगद्दी में ताम्र और रजत, देखिए ताम्र की तो चली नहीं थी, ताम्र की तो पहले से ही चली आ रही थी, तो इसने यहां से क्या सीखा, यवनों से रजत की मुद्राएं चलाना सीखा, ठीक है। तो इसीलिए अमोघ भूति ने क्या किया, अपने शासनकाल में रजत की मुद्राएं भी निकालना शुरू कर दिया। पहले ताम्र की तो निकालता ही था वो, रीजन क्या था मैंने आपको बता दिया। जब इसने क्या किया, देखिए
यमुना और ब्यास घाटी में जो छोटे छोटे गणराज्य थे उनको यवनों की दास्ता से मुक्त करवाया। तो इसने देखा कि यहाँ पे यवन जो थे वो ताम्र और रजत दोनों की मुद्राएं चला रहे हैं, ठीक है, दोनों की मुद्राएं चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इसने यहाँ का फॉलो किया, कुलिंद राजवंश में ऑलरेडी से ताम्र मुद्राएं तो चली रही थी, ठीक है, लेकिन रजत की नहीं चल रही थी। तो इसने इनको आधार लेके अपने राजवंश में पहली बार रजत की मुद्राएं भी चलाना शुरू किया। तो यहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कुलिंदों का एकमात्र ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने शासनकाल के दौरान रजत और ताम्र दोनों ही मुद्राएं चलाई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? अमोघभूति। अगर सपोज करिए आपसे कोई डीप क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमोघभूति ने रजत मुद्राएं चलाना कहां से सीखा, तो आप बोलोगे कि जब उसने यमुना और ब्यास घाटी में अटैक किया और वहां से यवन दास्ता को, उन पर्वतीय लोगों को मुक्त करवाया, तो उसने देखा कि वहां पे रजत मुद्राएं चल रही है, तो उसको आधार लेके उसने अपने राजवंश में क्या किया? रजत की मुद्राएं चलाई। तो ऐसा रेफरेंस भी दे सकते हो, कल के दिन में कोई आपसे पूछ ले, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे चल के इसने क्या किया, जब यमुना और ब्यास घाटियों से छोटे छोटे गणराज्यों को स्वतंत्र किया, तो वो गणराज्य जो थे इसके साथ आके मिल गए, उसमें थे यौदुम्बर और यौधेय। यौदुम्बर और यौधेय जो दो छोटे छोटे ऐसे राजवंश थे जो कुलिंदों के साथ आके मिल गए। तो ये जब आके मिले तो इन लोगों ने क्या कर दिया, एक त्रिगुट बना दिया। एक क्या बनाया? त्रिकोण या त्रिगुट जिसे कहते हैं, त्रिगुट या त्रिकोण संगठन इसे कहते हैं। तो देखिए अमोघभूति ने क्या किया, यमुना और ब्यास घाटियों से जब इन लोगों को क्या किया, आजाद किया, तो यौदुम्बर और यौधेय आके सीधे मिल गए किससे? अमोघभूति से। और अमोघभूति ने क्या कर दिया, यौदुम्बर, यौधेय और कुलिंदों का त्रिगुट संगठन बना दिया, और तब से ये लोग साथ में काम करते थे तीनों, ठीक है। तो क्वेश्चन आयोग ये भी बना सकता है कि निम्नलिखित में से किस कुलिंद शासक ने अपने टाइम पीरियड पे त्रिगुट बनाया था, या कह सकता है कि त्रिकोण बनाया था, त्रिकोण संगठन बनाया था या त्रिगुट बनाया था। अगर ऐसा क्वेश्चन कर दे तो आयोग कल के दिन में, तो आपका आंसर क्या होगा? अमोघभूति होगा। समझ में आया? देखिए आगे हम चलते हैं, ठीक है। अमोघभूति जो था, इसने अपनी जो मुद्राएं थी, मुद्राओं की लिपि भी तो होगी, है ना, मुद्राओं की लिपि भी तो होगी, बिना लिपि की थोड़ी मुद्राएं होंगी। अगर मैं आज के करंट के हिसाब से आपको लिंक करवाऊं, तो आज हर किसी देश की अपनी अलग मुद्राएं हैं, तो हर किसी देश ने अपनी मुद्राओं पे अपनी लैंग्वेज क्या है, अंकित की होती है, ठीक है। जैसे भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत जो है उसकी देखिए जो नोट है उसमें कितनी लिपि है, भारत का जो नोट है उसमें कितनी लिपि है? एक क्वेश्चन, भारत का जो नोट है उसमें कितनी भाषाएं हैं? भाषाएं और लिपि अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो भारत का नोट है या जो भारत आरबीआई नोट छापता है उसमें कितनी लिपि का यूज किया गया है? एक क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा जो नोट छापे जाते हैं उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? एक क्वेश्चन। फिर से दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, आरबीआई द्वारा जो नोटों का निर्गमन किया है उसमें कितनी लिपियों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ये दो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। अगर आपके पास समय है, कोई भी इनबॉक्स कर सकता है, लिपि कितनी है भारतीय नोट में और भाषाएं कितनी है, यहां पे फंसा सकता है आपको, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार से जो आपका अमोघभूति था उसकी लिपि ब्राह्मी और खारोष्ठी लिपि में मिली है। देखिए जो कुलिंद थे उन लोगों की अधिकतर मुद्राएं जो थी वो ब्राह्मी लिपि में थी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कुलिंदों ने जो अपनी मुद्राएं, ठीक है, और लिपि कितनी है, लिपि भी बता दीजिए। देखिए जो मुद्राएं हैं, ठीक है, इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी दो लिपि में निकाली थी, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि में इनके जो मोस्टली शासक थे उन्होंने ब्राह्मी लिपि में ही निकाले थे, ठीक है। लेकिन अमोघभूति एक ऐसा था जिसने ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्ठी लिपि में भी अपनी मुद्राएं क्या किया, निकालना शुरू किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता आयोग, दोनों लिपि का प्रयोग करते थे अपनी मुद्राओं में, ठीक है।
ब्राह्मी लिपि देखिए पूरे भारत की सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये ब्राह्मी लिपि से ही हर लिपि का क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। बेस क्या है? ब्राह्मी लिपि। पूरे भारत में जितनी भी लिपि है उन लिपियों का जो बेस है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, सबसे प्राचीन लिपि जो है। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। देखिए इस काल में मुद्राएं हमने पढ़ी, ठीक है, अमोघ बुद्धि की। मुद्राएं पढ़ी। अब मैं डीप क्वेश्चन आपसे करना शुरू कर रहा हूं। अब आपसे डीप क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि कुलिंद राजवंशों की ब्राह्मी लिपि क्या अल्मोड़ा मुद्राओं में मिली है? क्या अल्मोड़ा मुद्राओं में, क्या अल्मोड़ा मुद्राओं में कुलिंदों ने खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है क्या? दो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कैसे बना रहा हूं, ठीक है। हमें ऐसे ही हैंडल करना, हमें क्वेश्चन के जितने भी लेवल होते हैं उन सब लेवलों पे चले जाना है। सबसे लो लेवल से सबसे हाई लेवल तक जाना है। पहला लेवल बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा लेवल, ठीक है, अल्मोड़ा में रजत की मुद्राएं मिली है या ताम्र की मुद्राएं? इनकी बेहट में भी मुद्राएं मिली है। बेहट में जो मुद्राएं हैं वो रजत मिली है या ताम्र? बेहट में जो मुद्राएं मिली है उनमें किस लिपि का यूज हुआ है? ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि? नहीं, ठीक है, मैं मान रहा हूं आपको है, मैं लेकिन आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है ना। तो हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। मुद्राएं तो कल हम एक, इसका जो लास्ट पार्ट रहेगा कल मुद्राएं वाला, वो कल लास्ट मुद्राओं वाला मैं कल लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। ऐसा मत बोलना कि सर आपने मुद्राएं भी नहीं निपटा दी। नहीं, इनके बारे में सबसे अहम जानकारी मुद्राएं देती हैं। तो मुद्राओं में किस शासक ने अपना नामांकन किया है वो भी मैं बता दूंगा आज। उससे पहले एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, मुद्राओं में शासकों ने अपना नाम जरूर छापा था, यानी कि अंकित किया था, लेकिन अमोघ बुद्धि एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपनी मुद्राओं में महाराज शब्द का यूज किया है। अन्य जितने भी शासक हैं जिन्होंने अपनी नाम की मुद्राएं निकाली है कुलिंद राजवंश में, उन्होंने अपना सिर्फ नामांकन किया है, वहां पे महाराज शब्द का यूज नहीं किया है। अमोघ नाम के साथ साथ महाराजा की उपाधि भी अपने सिक्कों में क्या करता है? अपनी मुद्राओं में अंकन करता है। ये क्वेश्चन आपसे आयोग पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो कुलिंद थे, ठीक है, मैंने आपको बताया इनका जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कालपुर थी, कालपुर थी। जो दूसरी थी वो कहीं शत्रुघ्न नगर बोलते हैं, और तीसरी जो आखिरी राजधानी है वो बेहट बताते हैं। और बेहट को सहारनपुर में, सहारनपुर, बेहट जो है वर्तमान में वो सहारनपुर में पड़ेगी, ठीक है। बेहट जो है वो वर्तमान में सहारनपुर में पड़ेगी। तो कुलिंदों ने अपने शासनकाल के दौरान 3 राजधानियों का प्रयोग किया था, यानी कि 3 राजधानियां बनाई थी। पहली कालकूट, और जो कालकूट वाली राजधानी रहेगी इनकी, वो इनका जो दूसरा चरण था, जो पहला चरण था महाभारत का 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 30वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में इनका जो हेडक्वार्टर था, इस बीच में, यानी कि पहला चरण भी इनका ऐड हो रहा है और दूसरा चरण भी ऐड हो रहा है, मिडिल का टाइम ले रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे इनकी राजधानी कानपुर थी, ठीक है। अगली राजधानी इनकी चलेगी दूसरे चरण में, लास्ट में शत्रुघ्न नगर। और फाइनल में जब इनका पतन हुआ, देखिए कहा गया है कि इनका जो शासक था अमोघ बुद्धि, उसकी मृत्यु के बाद ही इन कुलिंद राजवंश का पतन होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे कुलिंद राजवंश का पतन होना शुरू हो गया, इन लोगों ने अपनी राजधानी शत्रुघ्न नगर से कहां ले गए? बेहट में ले गए। तो बेहट जो इनने राजधानी बनाई, तो वो प्रतीक क्या है? बेहट ये प्रतीक है कि इस टाइम पे इन्होंने राजधानी बनाई थी, तो इस टाइम पे कुलिंदों का लगभग पतन होना शुरू हो गया था, ठीक है। शत्रुघ्न नगर और कालकूट इनके पतन का इंडिकेटर नहीं है। इनके पतन का इंडिकेटर कौन सी राजधानी है इनकी? बेहट, जो कहां है? सहारनपुर में है। समझ रहे हो, है ना। चलिए देखिए इनकी जो मुद्राएं थी, ठीक है, इनकी मुद्राओं में एक नाम का अंकन हो रखा है जो है कादस्य।
ये बड़ा लॉजिकल नाम है, इससे आयोग क्वेश्चन बना सकता है और आप लोगों को फंसा सकता है। इनकी मुद्राओं में कादर्शी शब्द का उल्लेख हो रखा है, ठीक है। देखिए कुछ लोग इसे शासक मानते हैं, लेकिन जो आपके कनिंघम है और एक है विदेशी, ठीक है, इनका नाम है एलन, ठीक है। कुछ लोग जो है वो कुड़ित मुद्राओं में कादर्शी शब्द का उल्लेख हो रखा है, ठीक है। जो कुड़ित मुद्राओं में कादर्शी शब्द का उल्लेख हो रखा है, कुछ लोग उसे शासक मानते हैं, लेकिन जो कनिंघम है, ठीक है, वो कादर्शी को जन मानते हैं, लेकिन यानी कि आम साधारण आदमी मानते हैं, ये कादर्शी को शासक नहीं मानते हैं, ठीक है। और कुछ लोग कादर्शी को कुड़िंदों का एक शासक मानते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कुछ लोग जो है वो कादर्शी को कुड़िंदों का शासक मानते हैं, वो बोलते हैं इसलिए इन्होंने अपनी मुद्राओं में अपने शासक के नाम से कादर्शी शब्द का उल्लेख किया है। लेकिन कनिंघम बोलते हैं कि भैया जो कादर्शी था वो कुड़िंदों का शासक नहीं था, वो एक जन था। इसकी पुष्टि एलन भी करते हैं। एलन कहते हैं कि जो कादर्शी था वो इनका शासक नहीं था, वो जन था, ठीक है। ये लोग इस कादर्शी का अस्तित्व 225 ईस्वी पूर्व से 175 ईस्वी पूर्व का मानते हैं। ये क्वेश्चन आयोग फंसा सकता है, एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन फंसाने वाला है। वो ये क्वेश्चन कर देगा कि जो कुड़िंदों के, ठीक है, जो कुड़िंदों की मुद्राओं में कादर्शी शब्द का उल्लेख है, ठीक है, जो कुड़िंद है उनकी मुद्राओं में कादर्शी शब्द का उल्लेख है, कुछ लोग उनको शासक मानते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन उन्हें शासक नहीं मानते हैं? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी एलन, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। देखिए इस बार उसने थोड़ा डीप क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। मे भी हो सकता है वो एलन ना दे, वो कनिंघम दे, सिपसा डबराल दे, कुछ सपोज करो कुछ जोशी दे दे, ठीक है, डी में कुछ और दे दे। ऐसी स्थिति में आप फंस सकते हो। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनकी मुद्राओं में जो कादर्शी शब्द का उल्लेख हो रखा है, इनकी मुद्राओं में याद रखेगा, कुछ लोग उसे इनका शासक मानते हैं कुड़िंदों का, लेकिन कनिंघम और एलन दो ऐसे इतिहासकार हैं जो कादर्शी को कुड़िंदों का शासक नहीं मानते हैं, ये इसे आम जन मानते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है।